28 फरवरी 2022 को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया। ईयू में यूरोप के 27 देश शामिल हैं। ये संगठन आर्थिक और सैन्य साझेपन का वादा करता है। ईयू में सदस्यता का प्रोसेस बहुत लंबा है। इसके लिए संबंधित देश को अपने लोगों से सहमति लेनी होती है। उन्हें ईयू के नियम कायदों को अपने यहाँ लागू करने का वचन देना होता है। इसके अलावा ईयू के सभी सदस्य देशों का अप्रूवल भी चाहिए। इन सब में सालों का वक्त लग सकता है। इस सिचुएशन में एक पंक्ति ध्यान में आती है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस कॉल फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स, यानी असाधारण परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाने की जरूरत होती है। यूक्रेन इस समय रूस के हमले का सामना कर रहा है। पिछले 6 दिनों से चल रही लड़ाई में रूस ने बढ़त बना रखी है, लेकिन यूक्रेन ने घुटने टेकने से मना कर दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ईयू की सदस्यता के लिए आवेदन करते हुए कहा था कि संगठन को इस समय असाधारण फैसला करने की जरूरत है। 1 मार्च को यूरोपियन पार्लियामेंट में ज़ेलेंस्की ने वर्चुअल संबोधन दिया। संबोधन के समय वो राजधानी कीव के किसी बंकर में बैठे हुए थे। रूसी सेना पूरी तैयारी के साथ लगातार कीव पर हमला कर रही है। ज़ेलेंस्की के भाषण के दौरान कई भावुक पल भी आए। यूरोपियन पार्लियामेंट में उनके भाषण का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे इंटरप्रेटर बीच में ही रोने लगे। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाल कर अनुवाद पूरा किया। ज़ेलेंस्की ने जो कहा उसका हिंदी अनुवाद सुन लीजिए। पिछले कुछ दिनों से मैं स्वागत करना और गले मिलना भूल गया हूँ, क्योंकि मैं गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता, और ये सच है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आज का दिन उनका आखिरी दिन है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन कतई अच्छा नहीं है। मैं आज अपने नागरिकों, यूक्रेन के नागरिकों के बारे में बताना चाहता हूँ, जो सर्वोच्च बलिदान देकर एक दूसरे की और यूक्रेन की आज़ादी की हिफाजत कर रहे हैं। मैंने जो कुछ यहाँ देखा और सुना है, उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। इस एकजुटता की भावना को महसूस करना बेहद खूबसूरत है। मुझे खुशी है कि आज के दिन यूरोपियन यूनियन के सभी देश एकता के सूत्र में बंध गए हैं। लेकिन मैं नहीं जानता था कि उन्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये हमारे लिए त्रासद है, मेरे लिए, हर एक यूक्रेनी के लिए और हमारे देश के लिए। मेरा मतलब, इतनी भारी कीमत, ये बोझ बहुत भारी है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, 2 क्रांतियां, एक युद्ध और 5 दिनों से चल रहा रशियन फेडरेशन का हमला। आपको पता है, मैं ये सब कागज देखकर नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरे देश की जिंदगी से कागज का युग खत्म हो चुका है। अब हमारा सामना वास्तविकता से है। हम मृत लोगों और असलियत से जूझ रहे हैं। आप जानते हैं, और मुझे भरोसा है कि आप लोगों को पता ही होगा, हम अधिकारों के लिए, आज़ादी के लिए, आपकी तरह समान होने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। हम अपने सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत, सबसे नैतिक लोगों की कुर्बानी दे रहे हैं। यूक्रेन के नागरिक अतुलनीय हैं। हम प्रायः कहते हैं कि हम सबसे पार पालेंगे, और मुझे खुशी है कि आप सिर्फ इसके बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि साक्षात देख भी रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम हर बाधा को पार कर लेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ एक अभिव्यक्ति है यूक्रेन की यूरोप से जुड़ने की, जिसकी हम बाट जो रहे हैं, और हम इसी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगा। मैं आपसे यूरोप की यूक्रेन को लेकर राय सुन सकता हूँ। मेरे पास कुछ समय है, क्योंकि मिसाइल हमलों और बमबारियों के बीच में थोड़ा ब्रेक मिल जाता है। आज की सुबह एक दुखद घटना घटी। खार्किव पर 2 क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ। ये शहर रूस की सीमा के पास बसा है। वहाँ बहुत सारे रूसी नागरिक रहते आए हैं, और उनका व्यवहार दोस्ताना रहा है। उनके साथ हमारे गर्मजोशी वाले संबंध रहे हैं। वहाँ पर 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। इसी शहर में हमारे देश में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। खार्किव के नौजवान बुद्धिमान और चपल हैं। वहाँ लोग अक्सर खुशियां मनाने के लिए देश के सबसे बड़े स्क्वायर, द फ्रीडम स्क्वायर पर इकट्ठा होते थे। और ये यूरोप का सबसे बड़ा स्क्वायर है, और ये सच है, ये फ्रीडम स्क्वायर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस फ्रीडम स्क्वायर पर आज की सुबह 2 क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ, दर्जनों लोग मारे गए। आजादी की कीमत ये है। हम सिर्फ अपनी जमीन और अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। हमारे मुल्क के सभी बड़े शहरों को ब्लॉक कर दिया है। इसके बावजूद कोई हमारे यहाँ घुसकर हमारी आज़ादी और हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आज के दिन देश का हर स्क्वायर, भले ही उसका कुछ और नाम रहा हो, आज से उन्हें फ्रीडम स्क्वायर के नाम से जाना जाएगा। देश के हर शहर में फ्रीडम स्क्वायर होगा। कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। हम अटूट हैं। हम यूक्रेनी नागरिक अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस चाहत से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कल के दिन 16 बच्चे मारे गए। राष्ट्रपति पुतिन बार बार ये कहते हैं और कहेंगे भी कि ये एक तरह का ऑपरेशन है, और वे सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। किन मिलिट्री फैक्ट्रीज में बच्चे काम करते हैं? वे किन टैंकों में जा रहे थे, और उन्होंने कौन से क्रूज मिसाइल लॉन्च किए? उन्होंने कल 16 लोगों की हत्या की।
हमारे लोग बेहद ऊर्जावान हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हमारी आज़ादी के लिए, जिंदगी के लिए, और अब हम सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, और ये हमारी इच्छा शक्ति का शीर्ष है। लेकिन हम यूरोप के बाकी सदस्यों के बराबर होने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आज हम सबको ये दिखा रहे हैं कि हम कौन हैं। यूरोपियन यूनियन हमारे साथ मजबूत ही होने वाला है, ये तो तय है। आपके बिना यूक्रेन अकेला पड़ जाएगा। हमने अपनी ताकत को साबित किया है, हमने साबित किया है कि एक स्तर तक हम आपके जैसे ही हैं। आप हमारे साथ हैं, ये साबित करने की बारी आपकी। साबित करिए कि आप हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, साबित करिए कि आप यूरोपियन हैं, और तभी मृत्यु पर जीवन की जीत होगी और उजाला अंधकार को मात दे सकेगा। यूक्रेन की जय हो। जब यह संबोधन खत्म हुआ तो सभागार में देर तक तालियां बजती रहीं। लोगों ने खड़े होकर ज़ेलेंस्की का अभिवादन किया। बाद में यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट रॉबर्टा मेत्सोला ने कहा, यूरोप का संदेश साफ है, हम साथ खड़े रहेंगे, हम उनसे मुंह नहीं मोड़ेंगे जो हमारे मूल्यों के लिए गलियों में पुतिन की वॉर मशीन का सामना कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को लेकर कितना गंभीर है। अगर यूक्रेन को बिना किसी देरी के ईयू की मेंबरशिप मिल जाती है तो ये ऐतिहासिक होगा। अगर ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन युद्ध का पासा पूरी तरह पलट सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।